राजस्थान के अंदर लगातार शराब से कई लोगों की मौत हो रही है और इसी मौत के चलते हुए राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान भी दिया है, लेकिन कुछ लोग इस गाइडलाइन की पालना ना करते हुए सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना को देखते हुए कि शाम के समय 5 बजे सभी कोरोना के चलते हुए शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके चलते हुए भी कई जगह दुकान खुली रहती है और इसी को लेकर के आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर पत्रकार करतार सिंह मौजूद है। तो करतार जी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि 5 बजे शराब की दुकानों को बंद कर देना चाहिए और अब कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी भी खुली रहती हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यूज 19 के माध्यम से आम जनता और जनार्दन जो पब्लिक है उसको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बताना चाह रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि जो सरकार जो गाइडलाइन जो देती है कि 8 बजे दारू के ठेके वगैरह यानी बाहर ना जाए, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, ये सब उन्हीं कागजों में चल रहा है। बाहर आप देख सकते हैं कि 8 बजे जो दारू का ठेका बंद होने वाला है वो रात्रि 11-11 बजे 12-12 बजे तक खुले में दारू बिक रही है। अगर वहां की शिकायत संबंधित पुलिस थाने को करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, आबकारी विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करें। लेकिन आबकारी विभाग में शिकायत अगर मान लो दर्ज करवाते हैं तो वहां पर आबकारी विभाग वाला रात को 8 बजे 9 बजे बाद में वहां नहीं जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो संबंधित पुलिस थाना है वो वहां पे पीसीआर घूमती रहती है, गाड़ियां वहां से निकलती है पुलिस थाने की, लेकिन रात को 11-11 बजे जो शराबी वहां से शराब के ठेके से जो शराब लेकर जाते हैं उसको पीते हैं और क्राइम को बढ़ावा देते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्राइम को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, लेकिन अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो दौसा जिले का है, जहां पर रात्रि के समय यह दुकान खुली हुई है और इस दुकान के अंदर शराब बेची जा रही है। तो जब रात्रि के समय दौसा जिले के अंदर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो दौसा जिला तो एक छोटा सा क्षेत्र है, इसी के देखते हुए राजधानी जयपुर और ऐसे कई बड़े इलाके हैं जहां पर रात्रि के समय गलत तरीके से शराब बेची जाती है और दुष्कर्म करने के पीछे या कोई अपराध करने के पीछे सबसे बड़ी वजह शराब ही होती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही है? नहीं, देखिए, सरकार तो बैन किस तरीके से लगाएगी? अगर सरकार अगर मान लो कि शराब पे बैन लगाती है तो सरकार को घाटा होता है। आप भी जानते हैं तो जयपुर शहर में 100 से 125 दुकानें जो शराब की रहती थी, तो आज आप गिन सकते हैं 400 दुकानें मैं आपको गिना सकता हूँ। जयपुर शहर के अंदर जो 100 से 125 दुकानें जो शराब के ठेके जो खुले जाते थे, आज की तारीख में 400 ठेके आपको गिनने को मैं एक जगह आपको गिन के बता दूं, चाहे पत्रकार कॉलोनी लो, चाहे जयपुर में मानसरोवर लो, चाहे मुहाना रोड लो, तमाम जगह विद्याधर नगर लो, आदर्श नगर लो, सब तमाम ऐसी जगह जहां पर मैं आपको बता दूं एक एरिया में जहां पत्रकार कॉलोनी का जो क्षेत्र छोटा सा पड़ता है वहां पे आपको 10 से 11 दारू के ठेके मैं आपको गिना सकता हूँ। बल्कि पिछले दिनों में वहां पर दारू के ठेके 2 ही नजर आते थे, लेकिन आज की तारीख में जयपुर शहर में 400 से कहीं ज्यादा मिलेंगे, कम दारू के ठेके आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार को फायदा है, रेवेन्यू को कहाँ नुकसान है सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार को फायदा है, तो सरकार के फायदे के चक्कर में आम जनता की तो हालत खराब हो रही है, क्योंकि अब देशी और अंग्रेजी दोनों शराब के ठेकों को एक साथ और कर दिया गया है। तो ये तो एक तरह से गलत ही फैसला हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये कागजों में सरकार अपने आप को जो भोला बता रही है, कांग्रेस सरकार कहीं न कहीं आपको पता है ये भोली नहीं है। आपको पता है एक सरकार दूसरे सरकार पर उंगली उठाती है, लेकिन देसी कहावत है कि मोर नाचे पैर की तरफ क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान सरकार एक ऐसी है निकम्मी सरकार जिसको कहते हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूँ कि शराब पीकर यानी आम रास्ते में चलते हुए बहन बेटी का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सरकार यानी क्यों नहीं ये शराब के ठेके जब 400 खोले तो 100-125 की जगह 50 क्यों नहीं किए इसने? क्यों 350 ठेके ज्यादा बढ़ाए? इस बात को आप भी जानते हैं कि सरकार को कहीं कहीं जो शराब के जो ठेके जो 350-400 जो ठेके जो ज्यादा खुले इनसे सरकार को खुला पता लग रहा है कि उनको कहीं यानी मुनाफा का फायदा हो। तो अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि ये खुला हुआ है साफ साफ, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ये इतनी बड़ी दुकान खुली हुई है तो इसकी कहीं ना कहीं पुलिस से भी साठगांठ हो सकती है या कोई बड़े अधिकारी से भी साठगांठ हो सकती है? बिल्कुल, ये तो आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। जो क्षेत्र जो संबंधित जो पुलिस थाना पड़ता है वो दारू का ठेका अगर वहां पे आता है तो वो 101% में आपको खुले दावे के साथ कह रहा हूं कि वो दारू का ठेका पुलिस थाने पे बंदी देता है, तब जाके खुला 8 बजे बाद में दारू बेच पाता है वहां पर, क्योंकि संबंधित थाने की मिली वक्त नजर होती है। आपने नहीं देखा कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रहा था, पीछे वहां से ठेके से पैसे ले रही थी, तो क्या है वो
वो तो एक तरह से रिश्वत का खेल ही है। लेकिन अगर रिश्वत का खेल खुद ही रिश्वत के ऊपर कार्रवाई करते हैं वही करेंगे, तो फिर आखिर आम जनता तो कहीं कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि हम शिकायत करने के लिए पुलिस थाने के अंदर जाते हैं और पुलिस थाने की ही अगर उनसे मिली भगत होगी तो रास्ते में चलती हुई बहन बेटियों का क्या होगा। आप देख रहे हैं कि यानी जो रिश्वतखोरी का जो खेल चल रहा है, जो काला धंधा जिसको बोलते हैं, ये भी चल रहा है। रात्रि को शराब के ठेके जो 11-11 बजे खोटे, वो पुलिस की मन में मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि वो संबंधित थाने में बंदी देते हैं, इसलिए यानी ये दारू के ठेके रात को 11-11 बजे तक खुलते हैं। इसी में आपको पता है कि यानी अगर कोई गरीब आदमी अगर सरकारी डिपार्टमेंट में अपनी फाइल लेके जाता है, कार्य कराने जाता है, ये संबंधित थाने में FIR कराने जाता है, तो वहां पर पुलिस वाले कहते हैं वहां बैठिए 2 से 3 घंटे लगा देते हैं। और जब शराब माफिया जब ठेके के अंदर थाने के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। क्यों ऐसा क्यों? आपको पता है राजस्थान में क्या, देश भर में आपको पता है, एक ही यानी जो सच्चा ईमानदार जो व्यक्ति जो ऑफिसर है दिनेश MN जी, आपको पता है वो 500 की रिश्वत लेने वाले को भी यानी रंगे हाथ गिरफ्तार करता है, लेकिन एक के साथ होने से पूरा राजस्थान, पूरा देश नहीं चल पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी कई बड़ी ऐसी कार्रवाइयां भी देखी गई हैं जो रिश्वत के अंदर देखी गई है, और वो भी सरकारी विभाग के अंदर ही। और आए दिन सरकारी विभाग के अंदर रिश्वत के मामले सामने आ रहे हैं और दिनेश MN और कई ऐसे व्यक्ति हैं राजस्थान के अंदर जो इन पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। ACB की टीम भी इन पर पकड़ बनाई हुई है। तो अब देखने की बात तो यह रहती है कि आखिर इस शराब को बंद किया जाएगा या इस शराब के ठेके पर रिश्वत के मामले में चलते हुए या शराब के ठेके आसानी से खुले हुए नजर आएंगे। तो ज्यादा जानकारी हम आपको और देते रहेंगे, देखते रहिए हमारा खास शो। नमस्कार। आप सभी अब सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं आप सभी को अब कोरोना की स्थिति से अवगत करवाने जा रहा हूं कि आखिर इस कोरोना ने राजस्थान के अंदर कहां पर पैर पसार रखे हैं और इस कोरोना के चलते हुए सरकार ने क्या नए आदेश जारी किए हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि युवा पीढ़ी पर और बुजुर्ग लोगों पर और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो कोरोना की अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर कल कोरोना के 6200 नए मामले सामने आए थे। इसी के साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर कभी भी यह आंकड़ा 1000 तक नहीं पहुंचा था, वहां पर कल 1000 भी क्रॉस कर दिया है। और कोरोना के कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1325 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ साथ उदयपुर भी कोरोना का असर ज्यादा हो रहा है और उदयपुर के अंदर 916 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूं कि इस कोरोना वायरस का प्रभाव आखिर किस किस पर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूलों की। तो स्कूलों की बात करें तो CBSE और राजस्थान बोर्ड, या 2 बोर्ड राजस्थान के अंदर लग रहे हैं और राजस्थान के साथ इसमें ICSE बोर्ड भी है, लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है वह 2 बोर्ड के लिए जारी की गई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि CBSE बोर्ड, जिसके अंतर्गत 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को अभी स्थगित किया गया है। दोनों में बहुत फर्क है, 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की स्थगित, यानी कि CBSE में 12वीं की परीक्षाएं अभी भी होने के आसार लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान बोर्ड के अंदर 10वीं और 12वीं बोर्ड दोनों की परीक्षाओं को अभी स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया। तो आप सभी अभी सावधान रहें, क्योंकि यह परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई हैं, यह परीक्षाएं अभी स्थगित हुई हैं। और वहीं दूसरी ओर 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए खुशखबरी आई है, जिसमें उन सभी को अब अगली कक्षाओं के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उनके अंक आखिर किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो अभी जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे और जो पहले उनके परीक्षाएं की गई थी, उन्हीं के आधार पर यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद भी अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो आप सभी इस रिपोर्ट कार्ड के बेस पर अपना दोबारा से परीक्षाएं दे सकते हैं। ऐसा अभी भी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कोरोना वायरस के चलते हुए अब राजस्थान के अंदर क्या क्या सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरकार ने कोरोना वायरस के चलते हुए अब नाइट कर्फ्यू में और बदलाव कर दिए हैं।
पहले नाइट कर्फ्यू रात्रि के 8 बजे से शुरू होकर के सुबह के 6 बजे तक चलता था, लेकिन अब इस नाइट कर्फ्यू को बदलाव करने के बाद में अब इस नाइट कर्फ्यू को शाम को 6 बजे से ही लगा दिया गया है। और अब 6 बजे से यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें 5 बजे बाज़ारों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव स्कूल और कोचिंग सेंटर्स पर भी पड़ गया है। सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि स्कूल और कोचिंग सेंटर दोनों को बंद किया जाएगा। और इसी के साथ साथ इस कोरोना वायरस का युवा पीढ़ी के ऊपर आखिर क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराता हूँ। आज के देश में जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए अभी तक कोरोना वायरस के टीके लगने स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि अब जो युवा पीढ़ी है वह सबसे ज़्यादा अभी जिम और रेस्टोरेंट और बाहर निकलने की ओर ज़्यादा अग्रसर रहती है। और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जिम को भी बंद कर दिया है। आप सभी को यदि अगर कसरत करनी है तो आप सभी अपने अपने घरों में रह करके कसरत कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर के जिम में कसरत नहीं कर सकते। जिम के ऊपर सख्त आदेश जारी हैं कि वह बंद ही रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर 8 बजे तक का रेस्टोरेंट के अंदर पहले 8 बजे तक का समय था, लेकिन अब उसको जब नाइट कर्फ्यू को 6 बजे तक के लेके आ गया तो 6 बजे तक रेस्टोरेंट चलेंगे, लेकिन 5 बजे तक ही आप वहाँ पर बैठा सकेंगे और उसके बाद में आप टेक अवे का सिस्टम कर सकते हैं। और इस टेक अवे के सिस्टम में भी अब बदलाव कर दिए गए हैं। पहले रात्रि में देर रात्रि तक टेक अवे से आसानी से आप घर तक खाना मंगवा सकते थे, लेकिन अब नहीं मंगवा सकते। अब रात को 8 बजे तक ही आप इसको टेक अवे से डिलीवरी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। वहीं 50% क्षमता ही आप रेस्टोरेंट के अंदर भी मौजूद रख सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी कार्यालय जो हैं उनके अंतर्गत स्टाफ भी 50% संख्या में ही मौजूद रहेगा। अब इसके साथ साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि शादी समारोह, यदि आप लोगों के घर में कोई शादी या समारोह या कोई अन्य फंक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए भी अब 50 लोग सुनिश्चित कर दिए गए हैं कि आप 50 लोग ही उसमें मौजूद रह सकते हैं, और वो भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए बिना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करे हुए आप यह फंक्शन भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को शादी समारोह के बारे में एक बड़ी खबर बताता हूँ कि यदि 50 लोग शादी समारोह के अंदर मौजूद रहेंगे तो 50 लोगों के अंदर बैंड बाजे वाले मौजूद नहीं होंगे। आप सभी को बता दूं कि बैंड बाजे वालों की संख्या है उसको अलग ही काउंट किया गया है, और आपकी 50 लोगों की संख्या ये अलग है। आप बैंड बाजों की संख्या को उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। यह आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि अंत्योष्टि, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर क्रियाकर्म करने के लिए कितने लोग जा सकते हैं, उसमें भी अब 20 लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं अंत्योष्टि के दौरान। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी 3 विधानसभा सीटों को लेकर के उपचुनाव किया जा रहा है, और इन 3 सीटों में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट ऐसी है जहां पर अभी उपचुनाव की क्रिया की जा रही है। लेकिन इसमें बड़ी खबर सामने आई है कि सहाड़ा से रतनलाल जाट जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं वह अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते हुए अब उनका इलाज राजधानी जयपुर के अंदर किया जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी खबर आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अभी कई क्षेत्रों के अंदर जनसभाएं की थी और उन जनसभाओं के दौरान कई लोग भी मौजूद थे। आप में से यदि कोई उनसे मिला हो तो जरूर अपनी कोरोना की जांच अवश्य करवा लें, ताकि आप कोरोना से संक्रमित ना हो सकें और समय रहते हुए सावधानियां बरत लें। वहीं इस खास बुलेटिन के अंदर फिलहाल इतना ही, और कोरोना से जुड़ी हुई खास खबरें मैं आप सभी को देता रहूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन के अंदर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से आगे बढ़ रही है। राजस्थान में डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 30 मार्च तक दर्शनार्थियों की एंट्री बंद कर दी गई है। 16 से 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि सभी को घर से ही पूजा अर्चना, अरदास और इबादत करनी पड़ेगी।
सरकार नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर प्रबंधन ने आज से ही मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया है। वहीं सभी से ऑनलाइन दर्शनों के माध्यम से घर से पूजा करने की अपील की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी अब सावधान हो जाइए, क्योंकि पूरे देश के साथ साथ अब राजस्थान के अंदर भी कोरोना के केस अपने लगातार पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब राजस्थान के अंदर कोरोना का केस पहले जो एक महीने पहले 200, 300, 400, 500 तक पहुंचते थे, और जब लॉकडाउन की अवधि चल रही थी तब भी यह केस ज़्यादा राजस्थान के अंदर नहीं आ रहे थे, 1300, 1400 समथिंग तक आ रहे थे। लेकिन अब यह आंकड़े डराने वाले आंकड़े बन चुके हैं, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आप सभी को बता दें कि सीबीएसई की 10वीं परीक्षा की बोर्ड को अब रद्द कर दिया गया है। यह पहली बार हुआ है जब सीबीएसई की 10वीं परीक्षा रद्द हुई है और 12वीं परीक्षा को स्थगित किया गया है। और साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान बोर्ड, जो राजस्थान के अंदर बोर्ड चलता है, उस बोर्ड के अंदर 8वीं, 9वीं, 9वीं और 11वीं इन तीनों कक्षाओं को प्रमोट किया गया है। इन तीनों कक्षाओं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और अगली कक्षा के अंदर इनको बच्चों को प्रमोट भी किया गया है। तो साथ ही साथ राजस्थान बोर्ड के अंदर 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं को अभी स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया, जिसके चलते हुए अब राजस्थान के अंदर लगातार बच्चे भी असमंजस में पड़े हुए हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि यह कोरोना तो लगातार फैल ही रहा है, और इस कोरोना वायरस के बीच में राजस्थान के अंदर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किए जा रहे हैं। उन उपचुनाव के अंदर आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और इस चुनाव प्रचार के दौरान अब गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया है कि वह अब चुनावी प्रचार नहीं करेंगे, जो आज का उनका प्लान था। लेकिन अब इस चुनावी प्रचार को भी थाम नहीं रहा है और इस चुनावी प्रचार को रोक दिया गया है पूरी तरीके से कि अब कहीं पर भी चुनावी प्रचार नहीं किया जाएगा। इसी के चलते हुए अब आप सभी को बता दूं कि 17 अप्रैल को इन विधानसभा सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे, और उसके बाद में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक यह मतदान जारी रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये मतदान जारी रहेगा तो आखिर कोरोना की स्थिति और गंभीर होने का अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब कोरोना वायरस इतना फैल चुका है तो फिर वह एक साथ इतने लोगों को कैसे बुलाया जा सकता है मतदान करने के लिए। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि स्कूल व कोचिंग सेंटर्स इनको भी अब बंद कर दिया गया है, और राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसके अंतर्गत शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। एक तरह से अगर हम बात करें तो ये रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं है, एक तरह से यह पूरा ही कर्फ्यू है, क्योंकि जो सरकारी विभाग और अन्य विभाग हैं जिनको रोजगार के लिए कार्य करना पड़ रहा है, वह सभी ऑफिस जाएंगे और ऑफिस के तुरंत बाद में सीधे घर आ जाएंगे, क्योंकि अब यह लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है। पहले लॉकडाउन की अवधि 8 बजे तक की थी, लेकिन अब इसको 6 बजे तक ही कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ दफ्तरों के अंदर 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि रेस्टोरेंट और शादी समारोह के अंदर अब 50 लोग ही जा सकेंगे। रेस्टोरेंट के अंदर जो टेक अवे की डिलीवरी होती थी वह भी अब कम करके 8 बजे तक ही कर दी गई है, जिससे अब 8 बजे बाद में आप सभी कोई भी ऑनलाइन टेक अवे रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इतनी राजस्थान के अंदर कोरोना की बात कर रहे हैं तो मैं आप सभी को ये डरावने वाले आंकड़े भी बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो कल पिछले 24 घंटे के अंदर 6200 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ साथ 29 लोगों की मौत भी राजस्थान के अंदर कोरोना से हुई है। और अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब यह आंकड़ा
1000 से पार पहुंच चुका है और 1000 से पार थोड़ा सा पार नहीं, यह 1000 से बहुत ज़्यादा पार पहुंच चुका है। राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 1325 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ साथ उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर भी 918 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अब राजस्थान के अंदर कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 44,900 से पार हो चुकी है। तो अब आप सभी ज़्यादा सतर्क हो जाइए और बाहर निकलने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूलें, वरना इस भयानक स्थिति से आप सभी को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर बारा राजस्थान से आ रही है, जहां बारा राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अभी तक प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आपको बता दें कि शहर के खेल संकुल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं, जहां ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली की तरह अब राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता हुआ जा रहा है। राज्य में हर रोज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड केस मिल रहे हैं। बुधवार को भी 24 घंटे के अंदर राज्य में 6,200 पॉजिटिव मिले और जबकि 29 लोगों की जान चली गई। कोरोना के मामले में राजस्थान अब पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया और ये परीक्षाएं 6 मई से शुरू होनी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा, भाजपा वाले कहते हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल और अंबेडकर में मतभेद थे, आपका इससे क्या लेना देना? आपके तो उस वक्त कोई संपर्क नहीं थे। आज़ादी के आंदोलन से आरएसएस के लोग तो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी गांधी नेहरू ने उन्हें देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। यह सोच थी उस वक्त के नेताओं की, आज यह सोच नहीं है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। यह सोच उस वक्त के नेताओं की थी। कोरोना महामारी के बीच आज अखंड सुहाग की कामना का पर्व गणगौर परंपरागत तरीके से मनाया गया है। घर घर पर रहकर के आस पड़ोसी की महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर, चुनरी, लहरिया पहन करके पार्वती और शंकर भगवान के स्वरूप ईसर गणगौर की पूजा की है। इस बार जयपुर में कई जगह होने वाले सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं हो पाए और पिछले साल की तरह इस बार भी परंपरागत शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सुख सौभाग्य श्रेष्ठ वर की कामना के साथ कुंवारी लड़कियां, नव विवाहितों और महिलाओं ने धुलंडी के दिन से होली की राख से 16 गणगौर बना करके पूजा शुरू कर दी है। गणगौर से पहले आपको बता दें कि बुधवार को सिंजारा मनाया गया और महिलाओं ने सिंजारे की मेहंदी लगाई। नवविवाहितों के ससुराल से सिंजारा आया, जिसमें सुहाग का सामान, साड़ी और मिठाई भी उपलब्ध थे। सीबीएसई के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं के छात्र बोर्ड का एक भी पेपर दिए बिना 11वीं में प्रमोट होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिंदगी से अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा प्रमोट करने का बड़ा असर भी नहीं छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि 11वीं में विषय का चयन छात्रों के करियर का निर्णायक पल होता है और अधिकांश स्कूल छात्रों के 10वीं के अंकों के आधार पर ही संबंधित स्ट्रीम में प्रवेश देते हैं। जब मूल्यांकन ही ऑब्जेक्टिव क्रिएशन के आधार पर होगा तो छात्र कैसे तय कर पाएंगे कि किस विषय में वह बेहतर हैं। जो साल 2021 में 10वीं से प्रमोट होकर के 11वीं में आएंगे, वे 2023 में 12वीं की परीक्षा देंगे। इन छात्रों का यह पहला बैच होगा जो सीधे ही 12वीं बोर्ड का सामना करेगा। इसके साथ ही वे जेईई, नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं भी देंगे। 10वीं बोर्ड का अनुभव न होने से उन पर दबाव भी बढ़ सकता है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। जहां देश में हमने
अपने कन्या भ्रूण हत्या के लिए कई मामले सुने होंगे, देखे और पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे कम ही मामले देखने को मिलते हैं जब बिटिया के जन्म पर जश्न मनाया जाता हो। लेकिन नागौर में एक कुम्हार परिवार में बिटिया की पैदाइश की ऐसी खुशियां मनाई जा रही हैं कि पूरी दुनिया देख रही है। परिवार में 35 साल के बाद बिटिया जन्मी तो बिटिया के दादा ने ननिहाल से बच्ची को घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर ही लगवा दिया। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां प्रतापनगर पुलिस ने 72 घंटों के अंदर 50 लाख की रंगदारी लेने वाले युवकों का पर्दाफाश किया है। पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चंद्र गेस्ट हाउस के संचालक दीपक शर्मा पर फायरिंग कर 50 लाख की रंगदारी की वारदात का 72 घंटों में खुलासा कर दिया है। कुल 5 शातिर अभियुक्तों को कब्जे में लेकर 3 हथियार, एक अवैध देसी पिस्टल एवं 2 अवैध देसी कट्टा, कुल 61 जिंदा कारतूस एवं वारदात में प्रयुक्त व चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही कुशलपाल उर्फ कौशल की ब्लाइंड मर्डर का भी खुलासा हो गया है। जयपुर शहर में करीब 1 दर्जन नकाबजनी व लूट की वारदात का खुलासा हो गया। जयपुर में 14 अप्रैल को पुलिस उपायुक्त जयपुर अभिजीत सिंह IPS ने ये जानकारी दी है। कौन है आरोपी, कहां से गिरफ्तार किया? ये घटना 11 तारीख की है। 11 तारीख को रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि चंद्र गेस्ट हाउस पर फायरिंग हुई है। उसके बाद मौके पर ACP साहब, SHO साहब जो है गए। उन्होंने जो है मौके पर देखा और जो है एडिशनल साहब ने मौका विजिट किया तो उसमें पता चला कि उस गेस्ट हाउस का जो मालिक है उसको 2 बार फ़ोन आया था, एक बार फायरिंग होने से पहले और एक बार फायरिंग होने के बाद। पहले उसने रंगदारी में पैसे की डिमांड की थी और उसके बाद संतुष्ट ना होते हुए उसने जो है फायरिंग के लिए बोला कि फायरिंग कर दो और उसके द्वारा भेजे गए आदमियों ने जो है फायरिंग की। और इसमें बाद में हम लोगों ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये जो है आरोपी है जिसका नाम है सुशांत, जो भरतपुर से बिलोंग करता है। उसने अपने दोस्त पंकज और बंटी के साथ मिलकर जो है ये योजना की थी और इसमें जो है रुपेश भी उनके साथ शामिल है। ये लोग एक आरोपी इसमें सतीश जो कि गेस्ट हाउस में ही रहता था उसके साथ जो है वारदात वाले दिन सुबह उसके घर पर मिले हैं, उसके कमरे पर गए हैं, उसके कमरे पर बात की है, प्लानिंग की है और उसके बाद शाम को घटना को अंजाम दिया। रुपेश ने घटना कारित करने से पहले फ़ोन किया है और रुपेश जो है मोटरसाइकिल जो एक्टिवा स्कूटी थी उस पर बैठा हुआ था और उस स्कूटी को जो है बंटी चला रहा और सुशांत के कहने पर उन्होंने जो है फायर। वापसी आने के बाद सुशांत ने ही दीपक शर्मा को फ़ोन करके दोबारा धमकाया और रंगदारी में 50 लाख रुपए की डिमांड। जानते थे पहले से जानते थे या कैसे? हाँ, इसमें जो सतीश है जो वहाँ पर रह रहा था गेस्ट हाउस में, वो गेस्ट हाउस के मालिक को जानता है। क्या कुछ बरामद कर? इनके पास से 3 हथियार जो देसी कट्टा है वो बरामद हुआ है और उसके साथ में जो है 61 राउंड उनके साथ में बरामद हो गई। और साथ ही इससे जो है एक जो स्कूटी प्रयोग की गई है वो बरामद हुई। राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि राज्य में कोविड की नई गाइडलाइन जारी होगी। गृह विभाग ने सख्ती से पालना करने के आदेश जारी किए हैं। आप सभी को बता दें कि शराब की दुकानें भी अब 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। 5 बजे बाद दुकानों के खुलने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शराब की दुकानों को 5 बजे बंद कर दिया जाएगा और 5 बजे बाद दुकानों को खोलने पर सख्त कार्रवाई रहेगी। आबकारी आयुक्त जोगाराम ने यह जानकारी दी। वही खबर शिकराय में, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया।
14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती अंबेडकर सर्कल रायपुरा गांव सिकंदरा भारतीय जनता पार्टी सिकंदरा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में समरसता का संदेश दिया गया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माला अर्पण किया गया व जीवनी पर विचार प्रस्तुत किए गए। बाबा साहेब अंबेडकर एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब को संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की थी। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। वहीं कार्यक्रम में मंडल महामंत्री दिनेश महावर, देवकीनंदन माल, गुजर धूलकोट, उदय सिंह भोजपुरा व समस्त ग्रामीण सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। राजधानी जयपुर में संस्कृति से ओतप्रोत और लोकप्रिय गणगौर का महाउत्सव मनाया गया। इस त्योहार में महिलाएं, लड़कियां 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती हैं और वहीं कोरोना के चलते महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की, मंगल गीत गाए। 16 दिन तक चलने वाली गौरी की पूजा आज समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि शाम के समय गणगौरी का जल में विसर्जन किया जाएगा। वही खबर शिवानी मंडी से, जहां कृषि मंत्री ने अंबेडकर भवन को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्गों की भलाई के साथ साथ दलित, शोषित एवं वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीब व जरूरत लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं लागू की है, जिनके गरीब को सीधा फायदा मिला। इस दौरान उन्होंने शिवानी में डॉक्टर अंबेडकर भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कृषि मंत्री बुधवार को शिवानी अंबेडकर सभा द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण में बाबा साहब द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने, आम जनों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने समाज सुधार व संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर हम सबको एकजुटता के साथ समाज को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं शिक्षाएं सर्व समाज के लिए अनुकरणीय है, जिन्हें युवाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए देश व समाज हित में योगदान देना चाहिए। इस मौके पर उद्योगपति रविंद्र केडिया, समाजसेवी भागीरथ जांगड़ा, प्रदीप पिलानिया समेत प्रधान ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार में कोरोना की एंट्री शुरू हो गई है। जहां आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन को खबर चलाकर कल ही आगाह किया गया था। वहीं उपखंड के प्रशासन की ढूलमूल नीति की वजह से कोरोना वायरस को बढ़ावा मिल रहा है। जी हां, प्रशासन की बेरोक-टोक के चलते बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का लोग पालना नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार में कोरोना की एंट्री शुरू हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा में 4 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं रामगढ़ पचवारा के बाजार में एक, अमराबाद में वहीं 1 कोरोना पॉजिटिव निकला है। उपखंड रामगढ़ पचवारा के अमराबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है। वहीं जयपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर में 130वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। भारत पथिक संस्थान की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह राजकीय प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर केशवपुरा जयपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें आंखों, दांतों और सामान्य बीमारियों की जांच की गई। इस अवसर पर वार्ड 66 के पार्षद गणेश चौधरी, वार्ड 67 के पार्षद अशोक बोहरा, समाजसेवी रूपनारायण उज्जैनिया, सचिव अनिल चंद्रा, डॉक्टर हिमांशु सिंह, डॉक्टर राकेश खजोतिया, मोहनलाल वर्मा, सुनीता जाजोरिया आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन रंजीत आलोड़िया ने किया।
वही खबर सेडवा से आ रही है, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और आबकारी विभाग के लापरवाही की वजह से मनमाने समय पर शराब की दुकानें खुली रहती हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन सेडवा ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह कार्टिया के नेतृत्व में सेडवा उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि सेडवा में स्थित देसी एवं अंग्रेजी शराब की दुकान जो सुबह 10 बजे से पहले खुलती हैं एवं रात को 12 बजे तक बिकती रहती हैं, देर रात तक शराबियों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में यहाँ आमजन के अंदर भय का माहौल बना रहता है। कई बार थानाधिकारी को अवगत कराने के बाद भी दुकान संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पदम सिंह सिंघार, नेपाल सिंह काटिया, भैरू सिंह, महेंद्र सिंह एवं सेडवा क्षेत्र के कई ग्रामीण उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली की तरह अब राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता हुआ जा रहा है। राज्य में हर रोज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड केस मिल रहे हैं। बुधवार को भी 24 घंटे के अंदर राज्य में 6200 पॉजिटिव मिले और जबकि 29 लोगों की जान चली गई। कोरोना के मामले में राजस्थान अब पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया और ये परीक्षाएं 6 मई से शुरू होनी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा, भाजपा वाले कहते हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल और अंबेडकर में मतभेद थे, आपका इससे क्या लेना देना? आपके तो उस वक्त कोई संपर्क नहीं थे। आज़ादी के आंदोलन से आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी गांधी नेहरू ने उन्हें देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। यह सोच थी उस वक्त के नेताओं की, आज यह सोच नहीं है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। यह सोच उस वक्त के नेताओं की थी। कोरोना महामारी के बीच आज अखंड सुहाग की कामना का पर्व गणगौर परंपरागत तरीके से मनाया गया है। घर घर पर रहकर के आस पड़ोसी की महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर, चुनरी, लहरिया पहन करके पार्वती और शंकर भगवान के स्वरूप ईसर गणगौर की पूजा की है। इस बार जयपुर में कई जगह होने वाले सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं हो पाए और पिछले साल की तरह इस बार भी परंपरागत शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सुख सौभाग्य श्रेष्ठ वर की कामना के साथ कुंवारी लड़कियां, नव विवाहितों और महिलाओं ने धुलंडी के दिन से होली की राख से 16 गणगौर बनाकर के पूजा शुरू कर दी है। गणगौर से पहले आपको बता दें कि बुधवार को सिंजारा मनाया गया और महिलाओं ने सिंजारे की मेहंदी लगाई। नव विवाहितों के ससुराल से सिंजारा आया, जिसमें सुहाग का सामान, साड़ी और मिठाई भी उपलब्ध थे। सीबीएसई के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं के छात्र बोर्ड का एक भी पेपर दिए बिना 11वीं में प्रमोट होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिंदगी से अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा प्रमोट करने का बड़ा असर भी इन्हीं छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि 11वीं में विषय का चयन छात्रों के करियर का निर्णायक पल होता है और अधिकांश स्कूल छात्रों के 10वीं के अंकों के आधार पर ही संबंधित स्ट्रीम में प्रवेश देते हैं। जब मूल्यांकन ही ऑब्जेक्टिव क्रिएशन के आधार पर होगा तो छात्र कैसे तय कर पाएंगे कि किस विषय में वह बेहतर हैं। जो साल 2021 में 10वीं से प्रमोट होकर के 11वीं में आएंगे, वे 2023 में 12वीं की परीक्षा देंगे। इन छात्रों का यह पहला बैच होगा जो सीधे ही 12वीं बोर्ड का सामना करेगा। इसके साथ ही वे जेईई, नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं भी देंगे। 10वीं बोर्ड का अनुभव न होने से उन पर दबाव भी बढ़ सकता है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की सुबह की अपडेट की ओर। जैसलमेर पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। फलौदी जेल से फरार हुए 16 कैदियों का मामला था और स्पेशल टीम ने फरार मुख्य कैदी को पकड़ लिया है। 302 के आरोपी में फलौदी जेल में था कैद आरोपी शौकत खां को पुलिस ने दबोच लिया।
वहीं मोहनगढ़ इलाके में छुपा बताया है फरार कैदी। जमवा रामगढ़ सेंचुरी में वन कर्मियों ने पेश की है एक नई मिसाल। वन जीवों की प्यास बुझाने के लिए वन कर्मियों ने बनाए हैं पानी के टांके। वन कर्मियों ने नए सिरे से तैयार किए 18 में से 8 वाटर पॉइंट। रेंजर रघुवीर मीणा और उनकी टीम की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गणगौर की त्योहार की धूम देखने को मिलेगी। पूरे रायसम से अनोखी है जैसलमेर की गवर। आज भी अपने ईसर के इंतजार में है गवर माता और 200 साल पहले बीकानेर चुरा ले गए थे ईसर। तब से ईसर बिना अकेले निकलती है गणगौर की सवारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट सामने आया है। आज सहाड़ा और राजसमंद का चुनावी दौरे को रद्द किया गया और कोरोना के बढ़ते प्रकोप और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को देखते हुए यह रद्द किया गया है। प्रस्तावित सहाड़ा और राजसमंद चुनाव प्रचार कार्यक्रम को रद्द कर दिया। राजधानी जयपुर के अंदर आराध्य गोविंद देव जी का दरबार भक्तों के लिए अब बंद रहेगा। कोरोना ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया और अब 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गोविंद देव जी मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। मंदिर प्रबंधन समितियों ने यह निर्णय लिया है और मंदिर के दर्शन ऑनलाइन कर सकेंगे श्रद्धालु। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।